ने शिमला मिर्च की खेती की होगी। फिलहाल इस समय फसल में कुछ कार्यों को करना जरूरी है, जैसे फसल सुरक्षा, कीट और रोगों का प्रबंधन आदि, जिनके कारण फसल की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो इस समय शिमला मिर्च की फसल में कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार। देखिए, जहाँ तक शिमला मिर्च की बात है तो हमारे किसान भाई शिमला मिर्च की खेती बाहर भी किए होंगे और पॉली हाउस में अंदर या ग्रीन हाउस में भी किए होंगे। तो ये पौधे फलने के स्टेज में होंगे, कुछ फल रहे होंगे, कुछ फल तोड़ाई भी हो रही होगी और कुछ फूल भी आ रहे होंगे। ऐसे में सबसे बड़ा आवश्यक होता है कि अगर पॉली हाउस में किए हों तो वहीं वातावरण में नमी काफ़ी है, तो पॉली हाउस के अंदर की नमी यानी करीब 60% के आसपास मेंटेन करें। और नमी के साथ साथ ध्यान देना होगा कि पौधों में अगर स्टिकिंग नहीं किए हों यानी सपोर्ट सिस्टम नहीं लगाए हों, थ्रेडिंग करके या स्टिक लगा के, तो वो अविलंब लगा दें, नहीं तो पौधों की जड़ें कमजोर होती हैं, पौधे में फल लगने के बाद गिर जाएंगे। पौधे को सहारा देना। शिमला मिर्च में पौधे को प्लास्टिक या जूट की सुतली से बांधकर ऊपर की ओर बढ़ाने के लिए सहारा दिया जाना चाहिए, जिससे फल गिरते भी नहीं हैं और फलों का आकार भी अच्छा रहता है। पौधों को सहारा देने से फल मिट्टी एवं पानी के संपर्क में नहीं आ पाते, जिससे फल सड़ने की समस्या नहीं होती है। शिमला मिर्च की उपज बढ़ाने के लिए ट्राइकोंटानॉल 1.25 ppm रोपाई के बाद 20 दिन की अवस्था से 20 दिन के अंतराल पर 3 से 4 बार छिड़काव कर देना चाहिए। इसी प्रकार NAA 10 ppm यानी 10 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी का 60वें एवं 80वें दिन छिड़काव करना चाहिए। दूसरी बात एक इम्पॉर्टेंट ये होती है कि पूरे पॉली हाउस या पूरे क्रॉप को, ओपन में हो तो पूरे क्रॉप को साफ सुथरा रखें, हल्की सिंचाई करें और प्रत्येक 2 से 3 महीने पर एक बार हल्के से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश का व्यवहार करें, जिससे पौधों को ताकत मिले। चूँकि इसके फल काफ़ी बड़े होते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट की काफ़ी आवश्यकता होती है। दूसरा चीज़ ये होगा कि कुछ बीमारियां आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, चूँकि ह्यूमिडिटी बाहर भी बढ़ रही है, तो अगर अंदर मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो कुछ बीमारियां आने की संभावना बढ़ती है, कुछ कीड़े भी आ सकते हैं। ऐसे में सफ़ेद मक्खी, जिसको हम व्हाइट फ्लाई करते हैं कीड़ों में, और थ्रिप्स, ये 2 आते हैं। और इन दोनों के आने से क्या होता है कि पत्तियों के रस चूसते हैं, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे पौधों का विकास रुक जाता है। तो ऐसे पौधों के पत्तियों को आप क्लिप करके तोड़ के निकाल के बाहर कर दें और देन उसके बाद उसके इलाज के लिए, आगे नहीं फैले उसके इलाज के लिए कन्फीडर 0.5 ml प्रति लीटर की दर से घोल बना के पौधों पर समान रूप से छिड़काव कर दें। अब रही बात कि कुछ पौधों में अगर बीमारियां आती हैं, पत्तियों में कोई रोग आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पत्तों में हल्के काले रंग के दाग पड़ते हैं, नमी की वजह से होता है, और पौधों की पत्तियां फाल कर जाती हैं, जिससे पूरे पौधों का विकास रुक जाता है। ऐसे में साफ एक बहुत बेहतरीन दवा है, SAAF साफ फफूंदनाशक दवा है। इसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के छिड़काव कर दें और तो इससे आपको बचाव मिल जाएगा। एक चीज़ का और ध्यान दें कि अगर ज़्यादा ब्रांचिंग हो रही है तो कुछ ब्रांचों को काट के निकाल भी दे, ताकि पौधों के एक कैनोपी मैनेजमेंट यानी 2 से 3, 2 या 4 तने रहें उसमें सेकेंडरी ब्रांचेज, और उसके बाद छोटे छोटे ब्रांचेज रहें। इससे ज़्यादा होने पर पौधों में वजन बढ़ेगा और पौधों के फल छोटे हो जाएंगे। और फल की मैं बात कर रहा हूँ तो हर 1.5 महीने पर शिमला मिर्च में फ्लावरिंग, फ्रूटिंग होती है। जब फल मेच्योर हो जाए यानी मेच्योर ग्रीन की स्टेज में आ जाए, वैसे स्टेज में फलों की तोड़ाई जरूर कर लें, क्योंकि जितने दिन तक आप फल को पौधों पर छोड़ेंगे तो आगे फिर उसका विकास नहीं होगा, उसमें फलन फूलन जल्दी नहीं होगा। इसलिए समय पर तोड़ाई करना आवश्यक है। तो ऐसे में बहुत सारे छोटे छोटे फल भी निकलते हैं, तो थिनिंग ऑफ द फ्रूट्स यानी फ्रूट्स का निस्तरीकरण करना
यानी निकालना भी आवश्यक होता है। तो एक बंच में 2 से 3 या एक डालियों में 2 से 3 फल छोड़ के बाकी को हटा दें, क्योंकि जब मैच्योर शिमला मिर्च का फल होगा तो 150 से 200 ग्राम का होता है, तो 4 फल लग गए तो लगभग 1 किलो हो जाता है। तो इस तरह से 4 से 6 फल से ज़्यादा एट ए टाइम पौधों पर नहीं होना चाहिए। तो ये सब सारी क्रियाएं करके आप अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। फलों की तुड़ाई एवं उपज। शिमला मिर्च के फलों की तुड़ाई हमेशा पूरा रंग और आकार होने के बाद ही करनी चाहिए तथा तुड़ाई करते समय 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा डंडा फल के साथ छोड़कर फल को पौधों से काटा जाना चाहिए। वैज्ञानिक तरीके से खेती करने पर संकर शिमला मिर्च की औसतन पैदावार 700 से 800 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, कृषि के मुख्य आदानों की बात करें तो उनमें रासायनिक उर्वरकों की चर्चा सबसे पहले होती है, क्योंकि इन्हीं उर्वरकों से पौधों को पोषक तत्व प्राप्त होता है। लिहाजा किसान इस बात को ध्यान में रखते हुए बाजार से उर्वरकों की खरीद करते हैं। बाजार में अधिक लाभ के चक्कर में कई दुकानदार इन उर्वरकों में मिलावट करके बेचते हैं। इसलिए ऐसे मिलावटी उर्वरकों की खरीदी से बचने के लिए आपको उर्वरक खरीदते समय इनकी शुद्धता की जांच करना जरूरी होता है। तो आइए इस बारे में जानकारी लेते हैं मोतिहारी के कृषि अधिकारी डॉक्टर रणधीर भारद्वाज से। किसानों के द्वारा जो उर्वरक रासायनिक उर्वरक अपनाया जाता है उसके शुद्धता एवं गुणवत्ता की शिकायत प्राप्त होती है यदाकदा। तो इनके शिकायत दूर करने के लिए जो राज्य में कृषि विभाग है वह राज्य स्तर पर उर्वरक की गुणवत्ता की जांच कराती है। तो इसके लिए जो प्रमुख उर्वरक हैं मुख्यतः जो उपयोग करते हैं किसान वो यूरिया, डीएपी, एमओपी और जिंक सल्फेट, ये मुख्य उर्वरक है जिसका जांच किसान भाई खुद भी करके और आप उसके शुद्धता की जांच करके और आप उस ऐसे उर्वरकों का अगर आप प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से खेती में लाभ मिलता है और जो आर्थिक ह्रास है वो कम होता है। तो जैसे यूरिया है, यूरिया उर्वरक सभी किसान उपयोग करते हैं। इसमें जो नाइट्रोजन है वह 46%, 46% नाइट्रोजन होता है। इसका जो रंग है वह सफ़ेद होता है और दाना गोल होता है और बिल्कुल वाइट कलर वाइट होता है। अगर हम इसको शुद्ध कैसे है इसका किस प्रकार से पहचान करेंगे तो इसके लिए जो शुद्धता के जो जांच के तरीके हैं साधारण तौर तरीका है वह है कि यूरिया के जो पानी में अगर आप घोल डालते हैं और घोल बनाते हैं तो उसको जब आप शीशा का जो फ्लास्क होता है उसको जब आप छुएंगे तो वो बिल्कुल ठंडा लगेगा, तो हम समझेंगे कि यह यूरिया असली है। इसके अलावा एक और इसका लोकल स्तर पर स्थानीय आप पहचान कर सकते हैं वह है कि जैसे तवा गर्म कर लेते हैं और गर्म तवा जब करते हैं हम तो उस पर यूरिया हम डालते हैं तो जब देखते हैं कि यह यूरिया पिघल जाता है और सारा का सारा उड़ जाता है तो हम समझेंगे, जब कोई अवशेष नहीं बचेगा तो हम समझेंगे कि यूरिया असली है। अन्यथा अगर किसी प्रकार का अवशेष रह जाता है तो हम समझते हैं कि यूरिया नकली है। डीएपी हमारे पास जो अभी मुख्यतः लोग डाई अमोनियम फास्फेट इसको कहते हैं और इसका प्रयोग काफ़ी मात्रा में किया जाता है। हर एक खेती में डीएपी का उपयोग किया जाता है और यह इसका पहचान है कि सफ़ेद और मटमैला कलर का होता है, भूरा काला देखने में होता है और इसका जो दाना होता है वह इरेगुलर शेप का होता है, अनियमित होता है। अब है कि इसका शुद्धता का जांच हम कैसे करेंगे, तो इसमें क्या है कि जैसे आप डीएपी का जो दाना है उसको अगर हम तवा पर गर्म करते हैं तो साबुदाना जिस प्रकार से फुदफुदाता है वैसे उसमें एक मतलब आवाज़ निकलता है और फूल जाता है वो काफ़ी, तो हम समझेंगे
असली है। और इसका एक बहुत सिंपल पहचान है कि चूना जो हम लोग यूज करते हैं खाने के लिए, जैसे उसको बूझा चूना कहता है लोग, तो खाने वाला चूना इसको कहा जाए। और डीएपी को अगर एक साथ मिलाकर हम जब रगड़ते हैं तो उसमें एक तीखा गंध उत्पन्न होता है, वह अमोनिया गैस के जैसा गंध होता है। और अगर उस प्रकार का गंध निकलता है तो हम समझेंगे कि जो हमारा डीएपी है वो असली है। और जो एक और उर्वरक हम लोग मतलब ज़्यादातर प्रयोग करते हैं वह है म्यूरेट ऑफ पोटाश। और जो ईंट का जो रंग होता है, चूर्ण होता, ईंट का जो चूर्ण हम देखते हैं उस प्रकार का होता है। और इसमें बीच बीच में सफ़ेद व्हाइटिश कलर का कुछ ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। सफेद कणाकार पिसा हुआ लाल मिर्च जैसा मिश्रण होता है। शुद्ध म्यूरेट ऑफ पोटाश के दाने नम करने पर आपस में चिपकते नहीं हैं। शुद्ध म्यूरेट ऑफ पोटाश यदि पानी में घोला जाए तब खाद का लाल भाग पानी के ऊपर तैरता है। एक आमतौर पर हम लोग न्यूट्रिएंट्स के रूप में जिंक का प्रयोग करते हैं अधिकांशतः, है ना। वह जिंक जो है सो जिंक सल्फेट के रूप में होता है। इसका जो हम शुद्धता का जो पहचान करते हैं वह है कि 2 गिलास लेते हैं और 1 चम्मच डीएपी और एक दूसरे गिलास में 1 चम्मच जिंक सल्फेट मिलाते हैं। दोनों में 50-50 ml डिस्टिल वाटर का घोल लें और पूर्ण रूप से जब अगर घुल जाए तो सफ़ेद दही जैसा थक्का बनता है। तो यह जो इसकी शुद्धता की पहचान होती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, इन दिनों प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में बकरी पालन कर रहे किसानों के सामने काफी समस्याएं आने लगती है, क्योंकि बकरियां अधिक ठंड सहन नहीं कर पाती। वे कई घातक रोगों की चपेट में आने लगती हैं। तो इन प्रकार की समस्याओं से अपनी बकरियों को कैसे बचाएं, इस बारे में बता रहे हैं बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर अमित कुमार। हमारे लिए सबसे ज़रूरी है इस चीज़ को जानना कि बकरी का हम कैसे देख रेख करें। ठंडी में हम अपना ध्यान जैसे रखते हैं, अपने बच्चों का ध्यान जैसे रखते हैं, उसी तरह बिल्कुल एक जीव है बकरी, उसके भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। किसान बंधुओं से इतना ही हमारा कहना है कि आप पशु को इस तरह सुरक्षित रखें कि उसे कभी भी अधिक ठंड का प्रकोप न पड़े। बंधन करना चाहिए तो बकरी को भी निश्चित रूप से एक बोरा या कोई भी जूट का या कोई पुराना स्वेटर आपका खुद का, उसको उसके शरीर पे रख दें। इससे उसको आपको ठंडे के सीज़न में बचाव हो सकता है। एक ऐसा घर बनाएं, फूस का ही घर, पक्के का ना सही, कच्ची घर हो जहाँ चारों तरफ से ठंड हवा के लिए रोकथाम हो। बिल्कुल जो फर्श होता है उस पर कुछ मुलायम या आप भूसा पुआल कुछ भी डाल सकते हैं जो उसको शरीर को गर्मी रखेगा। चाहिए। और जहाँ तक खाने पीने की बात है तो हम उसको एक संपूर्ण आहार दें। उसके खाने में निश्चित रूप से आप 200 से 250 ग्राम अनाज दें, उसको हरा चारा दें कम से कम 1 से 2 किलो। यदि नहीं मिलता है हरा चारा तो पेड़ की पत्ती दें। कोई आपके यहाँ कटहल का, बबूल का, आम अमरूद कोई भी पत्ता है, फल का है पत्ता, तो उसको आप दें। बकरी सब पत्ता खाती है, नीम का भी पत्ता खाती है। और निमोनिया जो होता है, नाक से पानी गिरना, हम लोगों को भी अगर ठंडी लग जाती है तो सबसे पहला लक्षण ये होता है कि आपको सर्दी जुकाम इस तरह की स्थिति हो जाती है। और वैसी स्थिति में आपको बिल्कुल सही दवा लेने की ज़रूरत पड़ती है। उसमें भी हम बकरी में जनरली हम एविल क्लोरफिनारामिन मेलिएट नाम का इंजेक्शन है वो देते हैं, और फ्लक्सामेक या इंडोफ्लक्सासिन का एंटीबायोटिक्स का इंजेक्शन देते हैं, जिससे उसको सुधार होती है। इस तरह से आप अपनी बकरी का देखभाल करें। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है टीकाकरण। टीकाकरण आप करते हैं तो ठंडी में एक बहुत कॉमन बीमारी है डायरिया, उससे बचाव होगा आपको। जब बकरी आप पालते हैं तो बकरी इस ठंडी के सीज़न में मुख्यतः
मोर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसमें होता क्या है कि सर्द लगती है, नाक से पानी गिरना शुरू हो जाता है और उस समय फिर पतला पैखाना पकड़ लिया तो आप किसी भी तरह का इलाज करेंगे तो वो फिर से सुधार नहीं हो पाता है। तो इससे बचाव के लिए इसका मुख्य कारण होता है PPR, एक वायरल रोग है। इस रोग से बचाव के लिए आप टीकाकरण करें। 3 साल में एक बार PPR का टीका लगाना ज़रूरी है। उस टीका से बकरी को इस ठंडी में डायरिया जैसी बीमारी, शरीर पर रुआं का उड़ना, एलोपेशिया जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। और आप बकरी में कृमिनाशक दवाओं का प्रयोग ज़रूर करें। कृमिनाशक हर एक 2 से 3 महीने में, जैसे अल्बेंडाजोल हुआ, पाइपराजीन हुआ, इस तरह की दवा आप दें। दूसरी बात है कि बकरी जहाँ झुंड में रहता है, अधिक ग्रुप में आप रखते हैं तो निश्चित रूप से ध्यान दें। यदि एक बकरी को रोग हो गया तो वो सबको फैल जाएगा। जैसे ही बकरी के स्वास्थ्य में किसी तरह का परिवर्तन हो, कोई बकरी सिर झुकाकर खड़ी हो, खा पी नहीं रही हो, आप उसको भीड़ से अलग कर दें, झुंड से अलग कर दें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव गोपालपुर, जिला बोकारो के सुनील कुमार महतो ने। आपने अगेती सब्जियों की नर्सरी तैयारी पर जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। तो जो किसान भाई फरवरी के महीने में कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करना चाहते हैं और वो अगमन यानी अगेती खेती करना चाहते हैं, कद्दू वर्गीय सब्जियों में आप ऐसे बीजों का चुनाव करें जिसके फल मध्यम आकार के होते हैं। बाजार में तमाम निजी कंपनियां बीज तैयार कर रही हैं। अगर आप संकर बीजों का चुनाव करते हैं तो अच्छी उपज मिलेगी। अगर ये बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं या आप संकर बीज नहीं लगाना चाहते हैं तो सामान्य बीज भी ले सकते हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों की प्रजातियां इस प्रकार हैं। पॉली बैग भरने के लिए जो है 1/3 गोबर की खाद, 1/3 मिट्टी और 1/3 मोटे बालू जिसको बजरी बोलते हैं उसको मिला लें। और उसको मिलाने के बाद उसमें थोड़ी सी जो है, अगर 1 क्विंटल उनके पास मटेरियल टोटल तैयार है तो उसमें कम से कम जो है 100 ग्राम कोई फंजीसाइड या तो ट्राइकोडर्मा या किसान बंधु जो है बावेस्टीन, इस टाइप के जो है फंजीसाइड होते हैं उनका जो है उसमें मिश्रण कर दें और उसकी भराई करें। तो पॉली बैग की जो लंबाई होगी वो कम से कम 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब भराई करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि ऊपर से कम जो है 3 से 4 सेंटीमीटर जो है वो खाली रहे और फिर उसमें जो है बीज के बुआई करें। अंकुरण अच्छा हो इसके लिए बीजों को पानी में भिगोते हैं। तत्पश्चात उन्हें एक सूती कपड़े या बोरे के टुकड़े में लपेटकर किसी गर्म स्थान पर रखते हैं, जैसे बिना सड़ी हुई गोबर की खाद या फिर भूसे में बीजों को जमाव के लिए भिगोने की अवधि 10 से 12 घंटे। बीजों में अंकुरण हो जाए, इन अंकुरित बीजों को पहले से भरी हुई थैलियों में बुआई। बीज बुआई करने के लिए कम से कम जो बीज वाली उंगली है उसकी 1 पोर के नीचे जो है बीज की बुआई करें और बुआई करके फिर उसको पॉली बैग में भर करके पॉली टनल के अंदर जो है उसको स्थापित कर दें और उसमें जो है हजारे के द्वारा पानी का छिड़काव करें। अब इसके कारण क्या होगा कि जब बीज जमेगा तो करीब 40 से 45 दिन में ये पौधे लगाने योग्य तैयार हो जाएंगे और वो पौध करीब जो है 1.5 से 2 फीट के लंबाई के हो जाएंगे।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बर्डचिप विधि से करे गन्ने की नर्सरी तैयार। खेती में विविधीकरण करके लाखों की आय कमा रहे सफल किसान से मुलाकात। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।